हेलो एवरीवन। आज हम आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी कराने वाले हैं जो कि गॉटफ्राइड हेबरले ने 1936 में दी हुई है। रिकार्डो का जो तुलनात्मक सिद्धांत है इसकी आलोचना हुई क्योंकि ये श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पर बेस है। ये सिद्धांत कहता था कि किसी वस्तु के उत्पादन में जितना श्रम लगता है उसके बराबर ही वस्तु का मूल्य होता है। यानी श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन होता है और श्रम के अलावा और कोई साधन नहीं होता। ये कहते थे कि श्रम जो है वो समरूप होता है, यानी एक समान होता है और सभी वस्तुओं के उत्पादन में श्रम का प्रयोग किया जाता है। और कैसा किया जाता है? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, यानी कि समान अनुपात में किया जाता है। लेकिन ये सारी जो मान्यताएं हैं अवास्तविक हैं। ये क्यों अवास्तविक हैं? क्योंकि श्रम ही उत्पादन का एक ही मात्र साधन नहीं होता, क्योंकि वस्तुओं के जो उत्पादन किया जाता है उसमें कई साधन लगते हैं। जैसे हम जानते हैं 5 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। ठीक है, इन सब रिसोर्सेज से भी हमारा उत्पादन होता है, केवल श्रम ही एकमात्र साधन नहीं है। और क्या कह रहे हैं कि श्रम जो है वो विभिन्न रूप का होता है, एक जैसा नहीं होता, अलग अलग रूप का होता है। हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो लोगों की कैपेसिटी, वर्किंग पावर एक सी नहीं होती है, सब अलग अलग होती है। और क्या कह रहे हैं कि श्रम का उपयोग विभिन्न अनुपात में, इन्होंने क्या कहा था कि श्रम का जो प्रयोग करते हैं वो कैसे कहते हैं? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, अलग अलग अनुपात में होता है, क्योंकि हमारी वस्तुएं हैं, किसी में श्रम ज़्यादा लगता है, किसी में पूंजी ज़्यादा लगती है या कोई और साधन लगता है, तो हम समान अनुपात में यूज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए हम स्टील बना रहे हैं, गेहूँ बना रहे हैं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि दोनों में बराबर श्रम लगेगा? या हम कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं और कोई मशीन बना रहे हैं, तो श्रम का जो उत्पादन है वो अलग अलग लगेगा। और क्या कह रहे हैं कि श्रम को पूंजी और पूंजी को श्रम से स्थानापन्न कर सकते हैं, यानी कि जहाँ ज़रूरत हो श्रम ज़्यादा लगाएंगे, जहाँ ज़रूरत हो पूंजी ज़्यादा लगाएंगे। तो जो ये हमारी ये सारी जो इनकी कमियां थी रिकार्डो के कंपैरेटिव कॉस्ट की, तो इसको गॉटफ्राइड हेबरले ने 1936 में इन कमियों को दूर किया। तो गॉटफ्राइड हेबरले ने क्या कहा? इन्होंने इन कमियों को दूर किया और इस सिद्धांत की व्याख्या कैसे करें? सब्स्टिट्यूशन कर्व से, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व से, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व से और प्रोडक्शन फ्रंटियर। ये सब जो है हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ही डिफरेंट टाइप्स हैं। देखिए, अवसर लागत सिद्धांत क्या कहता है कि यदि कोई देश वस्तु X अथवा वस्तु Y का उत्पादन कर सकता है तो X वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु Y की उस मात्रा के बराबर होगी जो उसे उस वस्तु X की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए छोड़नी पड़ेगी। इसी प्रकार से दोनों वस्तुओं की जो विनिमय दर होगी, एक्सचेंज रेट होगी, वो उनकी अवसर लागत के रूप में व्यक्त की जा सकती है। इनके देखिए उदाहरण देख सकते हैं, जैसे बंदूक और मक्खन। अगर मान लीजिए हम बंदूक का उत्पादन करते हैं तो हमें मक्खन को छोड़ना पड़ेगा, तो बंदूक के उत्पादन की अवसर लागत क्या होगी? जो मक्खन के लिए उसने छोड़ी है। ऐसे ही मेज और कुर्सी, मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो एक दिन में एक मेज बना सकता है, 2 कुर्सी बना सकता है, तो एक मेज बनाने की अवसर लागत 2 कुर्सी होगी। ठीक है, और मान लीजिए गेहूं और जौ है, वो एक ही बार मतलब उत्पादन 100 किलोग्राम गेहूं बना सकता है और 200 किलोग्राम जौ बना सकता है। तो केवल यदि वह गेहूं के उत्पादन पर फोकस करता है तो उसकी अवसर लागत क्या होगी? 200 किलोग्राम जौ। अब इनकी हम एजम्पशंस देख लेते हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? 2x2x2 मॉडल, यानी कि केवल 2 ही देश हैं और प्रत्येक देश के पास उत्पादन के 2 ही साधन हैं, श्रम और पूंजी। और प्रत्येक देश जो है वो 2 ही वस्तुओं का उत्पादन करता है, कोई भी 2 वस्तुएं हो सकती हैं। अगला क्या कह रहे हैं? पूर्ण प्रतियोगिता। ये कह रहे हैं कि जो हमारा साधन बाजार है और वस्तु बाजार है, दोनों में ही पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। और ये क्या कह रहे हैं? जो कीमत है वो उसकी सीमांत मुद्रा लागतों के बराबर होती है, यानी कि जो हमारा पी है वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। और क्या कह रहे हैं कि साधनों की जो पूर्ति है वो स्थिर है, मतलब बढ़ती घटती नहीं है, फिक्स्ड है। तकनीकी में कोई चेंज नहीं है, तकनीकी स्थिर रहती है। और देश के भीतर जो है साधन गतिशील है, यानी कि आ जा सकते हैं, लेकिन देश के बाहर अगतिशील हैं, वो नहीं आ जा सकते। फ्री ट्रेड है, मुक्त व्यापार है, यानी कि कोई भी बंधन नहीं है, बिल्कुल आप फ्री हो। तो ये जो मान्यताएं दी हैं, तो इसके आधार पर क्या है? इन मान्यताओं के आधार पर हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है कि यदि कोई देश दी हुई तकनीक के साथ उत्पादन के
साधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए दोनों वस्तुओं के अधिकतम मतलब बिल्कुल परफेक्टली दक्षता से कितने संयोग बना सकता है। मतलब ये क्या बता रहे हैं कि जो हमारा पीपीसी जो होता है वो बता देता है हमें कि हम दोनों वस्तुओं के अधिकतम कितने संयोग बना देते हैं। जैसे कि देखिए ये हमारा वक्र है, ये हमारा पीपीसी है, यहाँ देखिए हमारी वस्तु वाई है और यहाँ हमारी वस्तु एक्स है। तो पीपीसी वक्र की ढाल क्या है, वस्तु की उस मात्रा को बता देती है जो देश को दूसरी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए छोड़नी पड़ती है। इसे MRPT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है, या मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये किसके बराबर होती है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये माइनस में क्यों है, क्योंकि पीपीसी वक्र जो है वो हमारा बाएं से दाएं, ये बाएं से दाएं जो है हमारा डाउनवर्ड है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर वस्तु x के लिए y की छोड़े जाने वाली मात्रा जो है हमारी स्थिर रहती है तो हमारा जो पीपीसी है ए भी है एक सरल रेखा होगी। देखिए डायग्राम ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जैसे कि हमारा इसमें हमारी जो MRT है वो इक्वल है P1 अपॉन Q1 P1 P2 अपॉन Q1 Q2, यानी कि जितनी y की मात्रा छोड़ी है उतनी ही x की मात्रा मिली है, ठीक है। जितनी y की मात्रा हम छोड़ रहे हैं उतनी ही x की मिल रही है। और हमारा जो घटती अवसर लागत है ये वाला डायग्राम ये क्या कह रहा है, ये हमारा जो है ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स होता है, ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स है और ये बता रहा है कि x की अगर अतिरिक्त मात्रा चाहिए तो y की धीरे धीरे कम मात्रा छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। पहले इतनी छोड़नी पड़ी, फिर पहले इतनी छोड़नी पड़ी, फिर इतनी, अब और कम छोड़नी पड़ रही है। तो क्या बता रहे हैं, P1 और अपॉन Q1 इज ग्रेटर देन P1 P2 अपॉन Q1 Q2। धीरे धीरे ये जो है ये यानी कि हमें y की कम मात्रा छोड़नी पड़ती है x की अतिरिक्त मात्रा के लिए। यहाँ पर हमें इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल मिलते हैं, यानी हमें बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल मिलते हैं। अगला है हमारा बढ़ती अवसर लागत। यह कि ये हमारा कैसा है, ये मूल बिंदु की तरफ कॉनकेव होता है, मूल बिंदु की तरफ हमारा देखिए ये कॉनकेव है, ठीक है। और इसमें क्या बता रहे हैं, यदि x की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए y की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा छोड़नी पड़ती है तो जैसा हमारा यहाँ पे है, हमें इसकी जितनी ज़्यादा मात्रा चाहिए हमें इसकी और ज़्यादा मात्रा छोड़नी पड़ रही है। पहले देखिए कम छोड़ी, फिर ज़्यादा छोड़ी और ज़्यादा छोड़ी, तो इससे क्या है, अवसर लागत बढ़ती जा रही है। हमारा जो MRT है ये इंक्रीजिंग है, P1 अपॉन Q1 इज लेस देन P1 P2 अपॉन Q1 Q2, ठीक है। देखिए हमारी MRT जो इंक्रीजिंग है, P1 अपॉन Q1 इज लेस देन P1 P2 अपॉन Q1 Q2, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, वस्तु x के उत्पादन के बढ़ने से हमारी जो x है, x की मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है और वस्तु y की मार्जिनल कॉस्ट गिरती है। अब ये क्या कह रहे हैं, स्थिर अवसर लागत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब हमारा MRT स्थिर रहता है तो दोनों देश में उत्पादन की लागत समान रहती है। मान लीजिए दोनों देश में उत्पादन की लागत 100 रुपये है तो हमारा पीपीसी का स्लोप सेम रहेगा या पैरेलल रहेगा तो व्यापार नहीं हो पाएगा। जब दोनों देशों में वो वस्तु की कीमत सेम है तो कोई व्यापार क्यों करेगा। अगर हमारा जैसे हमारा यहाँ पर है देश ए देश बी दोनों के पैरेलल है तो यहाँ पर व्यापार नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर स्लोप अलग होगा तभी हमारा व्यापार हो पाएगा, इस कंडीशन में हमारा व्यापार नहीं हो पाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं, अगर देशों में तुलनात्मक लागत अंतर होगा तो जो हमारे पीपीसी बनेंगे वो स्लोप अलग अलग होंगे। जैसे कि ये डायग्राम आप देख लीजिए, इसमें क्या देखेंगे, इस ए बी जो है वो पीपीसी कर्व किसका है, हमारा देश ए का, और जो A1 B1 है ये देश बी का है, ठीक है। तो हमारा ये स्लोप क्या बता रहा है, ये वाला स्लोप जो है वो इस स्लोप से अधिक है। तो क्या बता रहा है कि जो देश ए है इसे वस्तु वाई का स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, यानी इसमें विशिष्टीकरण करना चाहिए और इसी वस्तु को अधिक बनाना चाहिए। और जो देश बी है, ये देश बी है, इसका स्लोप देखिए, तो इसको क्या करना चाहिए, हमारा जो ये एक्स कमोडिटी है, एक्स गुड है, इसी में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए और इसी का उत्पादन करना चाहिए,
ठीक है। देश ए के पीपीसी का स्लोप जो है वो A1 B1 यानी बी देश से अधिक है। तो क्या लगता है कि ए देश को तो वाई वस्तु बनाना चाहिए और बी देश को एस वस्तु बनाना चाहिए, और ए देश को वाई वस्तु का तथा बी देश को एस वस्तु का एक्सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि उन्हें तुलनात्मक लाभ होंगे। और मान लीजिए क्या होता है अब कि जो देश ए है और बी है वो दोनों वस्तुओं को भोग करना चाहते हैं, दोनों वस्तुओं को कंज्यूम करना चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो देश ए जो है वो वाई वस्तु का और देश बी जो है वो एक्स वस्तु का एक्सपोर्ट करेंगे, और देश ए जो है वो एक्स वस्तु और देश बी जो है वो वाई वस्तु का इंपोर्ट करेंगे। ये ए बी जो है देश ए की और A1 B1 देश बी की क्या है, घरेलू विनिमय दर है, यानी जिस पे एक्सचेंज होते हैं। देखिए पहले जो देश ए था ये एस वस्तु दे रहा था, ये एस वस्तु दे रहा था जिसके बदले केवल ST मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अब देखिए हमारी क्या ये अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर है, और इसके बाद क्या होगा, इसको फिर ये SR मिलने लगेगा, SR वस्तु मिलने लगेगी एक्स की। ऐसे ही आप बी को देखिए, पहले ये इतनी वस्तु दे रहा था B1 S1 और जिसके बदले से केवल T1 S1 मिल रहा था। लेकिन जब ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने लगेंगे, हमारी ये है अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर, तो इसको फिर R1 S1 मिलने लगेगा, ठीक है। इससे क्या है, दोनों ही देशों को फ़ायदा होगा। अच्छा अब क्या है, अब इंक्रीजिंग ट्रेड अंडर इंक्रीजिंग कॉस्ट, जब अवसर लागत बढ़ती है उस समय कैसा होता है। हम जानते हैं कि बढ़ी हुई लागतों में पीपीसी जो है वो ओरिजिन से कॉनकेव होता है, अर्थात उत्पादन बढ़ने से जो प्रति इकाई लागत है वो बढ़ती जाती है। ये डायग्राम देखिए, इसमें क्या है हमारा, यहाँ पे वस्तु एक्स है और देश बी है, और वस्तु वाई है और देश ए है, ठीक है। अब इसमें क्या है, E1 जो है ये देश बी का और P1 देश ए का पीपीसी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू होने से पहले देश ए का जो संतुलन बिंदु था, ये जो इनकी कीमत रेखा है इस पर था ये T, देश ए का था संतुलन बिंदु T, जहाँ पर ये वस्तु वाई की तो OA मात्रा और वस्तु बी की OB2 मात्रा का उत्पादन कर रहा था। और देश बी का जो संतुलन बिंदु है वो T है, देश बी का संतुलन बिंदु T है। तो इस पे ये कितना, वस्तु वाई की OA3 मात्रा का और वस्तु बी की OB3 मात्रा का उत्पादन कर रहा था, ठीक है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो क्या हो जाता है, देश ए जो है वो अब वाई वस्तु का OA और एक्स वस्तु का OB1 उत्पादन करता है, और जो इसका बचा हुआ भाग है, ये यहाँ पहले यहाँ तक कर रहा था ना, तो ये जो इतना बचा हुआ भाग है इसको इंपोर्ट करता है, और ये जो एक्स्ट्रा भाग ये बना रहा है इसको वो क्या करता है, इसको वो एक्सपोर्ट करता है। सेम ऐसे ही बी के लिए होता है। बी क्या करता है, बी अब बनाता है A4, इसका नया संतुलन यहाँ पर है, तो ये OA4 बनाता है और इधर ये बनाता है OB4, और जो ये B4 की एक्स्ट्रा मात्रा है, पहले वो इतनी बना रहा था अब वो इतनी बनाता है, तो जो इतनी मात्रा है इसको वो एक्सपोर्ट करता है, और जो इतनी मात्रा जिसे कम मिल रही है इसका वो इंपोर्ट कर लेता है। इस प्रकार से दोनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं और दोनों देश ही इससे लाभ उठाते हैं, क्योंकि दोनों देशों को लाभ मिलता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। हमें कमेंट करके बताइए कि इकोनॉमिक्स के किन टॉपिक पर आप वीडियो देखना, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको ज़्यादा टफ लगते हैं। कोशिश करेंगे कि उन पर वीडियो लाई जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।